हेलो। ई 305 फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर जो है अपना कंट्रोल सिस्टम, उसकी आज अपनी सेकंड क्लास लेते हैं। तो इससे जो पहले आपने पढ़ा उसको मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी तक आपने जो है कंट्रोल सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप, दो वैरायटी की स्टडी की है, उनके एग्जाम्पल देखे हैं। दोनों में क्या अंतर है ये पढ़ा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज उनका कंपेरिजन किया है। तो नेक्स्ट अपना आर्टिकल शुरू करते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये इसमें अपन सब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप जानते हैं भाई, किसी भी कंट्रोल सिस्टम को या कोई उसका सिस्टम डायनेमिक्स को या उसका पर्टिकुलर कोई ब्लॉक को अपन मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके ट्रांसफ़र फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसफ़र फंक्शन जो है ऑलवेज फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी एस डोमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सटीक डेफिनेशन ये होती है कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए सिस्टम गिवन बाई ट्रांसफ़र फंक्शन। और ये जो सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसमें भी एक अपनी कंडीशन है कि ट्रांसफ़र फंक्शन ओनली और ओनली केवल जो है लीनियर जो आपका सिस्टम है उसी में डिफाइन किया जाता था, उसी का पता किया जाता है। अगर आपका कंट्रोल सिस्टम नॉन लीनियर है तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये जो है सिंपल, ये जो मैथमेटिक्स है इसकी हेल्प से आप पता नहीं कर पाएंगे, वो आप फिर हायर क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो इसकी अगर इसके ऊपर अगर डिफ़ाइन करें तो ये इनपुट और आउटपुट का एक रिलेशन है जो है उस फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। और इसको डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन इस तरह से है कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट अंडर द एजम्पशंस ऑफ ऑल इनिशियल कंडीशंस इज टू बी ज़ीरो। जब भी स्टूडेंट से ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है या लिखाई जाती है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या और कहीं, तो विद्यार्थी ज़्यादातर इस चीज़ को भूल जाते हैं। कौन सी कि विथ एजम्पशंस ऑफ ऑल इनिशियल कंडीशंस इज टू बी ज़ीरो, तो उनको फिर हाफ मार्क्स मिलते हैं या फिर उनका वो जो है आंसर गलत हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। इनिशियल कंडीशंस जो है सभी आपको उसमें ज़ीरो एज्यूम की जाती है या ज़ीरो मानते हैं अपन। ये इनिशियल कंडीशन ज़ीरो से ये मतलब है अपना कि अपन ये मान के चलते हैं कि उस लीनियर कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि नॉन लीनियर में ट्रांसफर फंक्शन आप इस तरह से इस मैथमेटिक्स से निकाल नहीं पाएंगे, उनके लिए और डिफरेंट मेथड से और कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है। तो ये मान के चलता है कि ये जो लीनियर सिस्टम है इसमें जो भी आपने कंपोनेंट जो यूज़ किए जिनकी इनिशियल कंडीशंस होती है, जैसे आपके कैपेसिटर है, इंडक्टर है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि वो जो है इनिशियली वो है रिलैक्सड है, यानी कैपेसिटर पे नो वोल्टेज है कोई पहले से, इंडक्टर में से पहले से कोई फ्लोइंग करंट नहीं है। अब देखो आप इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन को अपने मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें कैसे, तो इसको आप आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान लीजिए कोई एक कंट्रोल सिस्टम है, उसको अपन टाइम डोमेन में जीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरटी इसको इनपुट दिया जा रहा है, सीटी आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये किस में है आपका सिस्टम, टाइम डोमेन में। अगर अपन इसका जब लैप्लास लेंगे, जो कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड अगर उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उस पर आप याद करें। तो अगर लैप्लास ले तो सपोज करें ये जो इनपुट सिग्नल जो आरटी है टाइम डोमेन, इसका लैप्लास अगर आपका आर एस है, और लैप्लास आप जानते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और वो डोमेन जो है चेंज हो गया, अब टाइम की जगह टी की जगह ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एस आ गया। इसी तरह से जो सिस्टम जिसको करेक्टराइज आपने जीटी से किया, उसका लैप्लास मान लीजिए जीएस है, और आउटपुट सीटी का अगर लैप्लास सीएस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो ये सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा कि लैप्लास ऑफ आउटपुट, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है यहाँ जीएस से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा, सिस्टम ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई द सिस्टम ऑफ आउटपुट इनपुट। तो इट मीन्स जीएस बराबर सीएस ओवर आरएस। अब मेथड क्या है, लैप्लास को अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसमें आप देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को, किसी भी लीनियर फिजिकल सिस्टम को आप उसकी मॉडलिंग करें तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो मैथमेटिकल इक्वेशन, आप इसको गौर से सुनना, वो मैथमेटिकल इक्वेशन कैसी होती है, मोस्टली डिफरेंशियल होती है, या उसमें कुछ कहीं कुछ जो आपके टर्म्स जो है इंटीग्रल भी हो सकते हैं। अब देखिए आप डिफरेंशियल मेथड को आपने मैथ्स में पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं,
है ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपने कैलकुलस में पढ़ा है, कहीं भी आप इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ये पता ही है आपको। तो सबसे पहले उस मैथमेटिकल मॉडलिंग की जो इक्वेशन मिली आपको सिस्टम की, उसको आप गौर से देखिए। उसमें सभी पार्ट्स या तो डेरिवेटिव होने चाहिए या नॉन डेरिवेटिव या यहीं तक होना चाहिए, उसमें कोई इंटीग्रल नहीं होना चाहिए। अगर टर्म इंटीग्रल नहीं है तो उसका आप लैप्लास ले लीजिए, ठीक है। और लैप्लास लेते वक्त आपको ये मान के चलना उसके इनिशियल कंडीशंस जो है 0 है, ठीक है। तो उन टर्म को आपको छोड़ देना है इनिशियल कंडीशन की वाली जो आती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर उस मैथमेटिकल मॉडलिंग वाली इक्वेशन में मान लीजिए कोई टर्म ऐसी है जिसमें इंटीग्रल प्रेजेंट है, तो उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। उस जो इक्वेशन दी आपके पास मिली है, ऑब्टेन हुई है आपको, उस इक्वेशन को एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल जो है आपका हट जाएगा और वो ऑर्डिनरी इक्वेशन बन जाएगी। वो जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन के लेफ्ट राइट दोनों साइड से डिफ्रेंशियल होगी। अब आगे प्रोसीड करिए उसको। जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई तो उसका लैप्लास लेना है। लैप्लास लेना इनिशियल कंडीशन 0 माननी है, और फिर वो ये कर लिया आपने, लैप्लास ले लिया, इनिशियल कंडीशन 0 हो गई। उसके बाद में उस इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफ़र करके टर्म को, और आप सेट करें कि आउटपुट एक तरफ टर्म हो, इनपुट एक तरफ हो, ठीक है। अब उसमें से जो आपका जो है आउटपुट और इनपुट का जो है रेशियो निकालना है। यानी अगर जैसे सपोज अगर आउटपुट उसमें CT था इनिशियली मैथमेटिकल मॉडलिंग में, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद वो CS मिल जाएगा। तो CS की टर्म एक तरफ करनी है, और RS की इनपुट वाली जो है RS की टर्म एक तरफ करनी है। फिर उनमें से CS और RS कॉमन ले लीजिए और इनका रेशियो पता कर लीजिए CS और RS का। तो CS और RS का जो रेशियो होगा वो सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन GS होगा। इस मेथड से, प्रोसेस से अपन जो है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन पता करते हैं। अब देखो आप, ये एक जो है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंट किया, या जिसको अपन फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। फीडबैक सिस्टम कोई भी उसका एक वेरी सिंपलेस्ट यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो बहुत ही कॉमनली अगर यूज़ करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। इसमें जो सिस्टम में जो सिग्नल को लेबल किया, देखिए इस कंट्रोल सिस्टम को आउटपुट, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाते हैं अपन, आउटपुट है जिसको डिनोट किया CS से, इनपुट दिया आपने RS से। फीडबैक सिग्नल जो यहाँ एरर डिटेक्टर को जा रहा है, ये जा रहा है फीडबैक यानी BS। तो एरर डिटेक्टर जो है आगे जो सिग्नल भेजेगा वो, या यूँ कहें एरर डिटेक्टर का आउटपुट वगैरह, उसको कहते हैं अपन ES यानी एक्चुएटिंग सिग्नल। क्योंकि ये जो सिस्टम में जो है ना, इसका सिस्टम डायनेमिक GS जो है, इसको रन करेगा एक्चुअली ये सिग्नल ES एरर सिग्नल। तो इसको एरर सिग्नल भी बोलते हैं और एक्चुएटिंग सिग्नल भी कहते हैं। तो ES होता है आपका RS माइनस BS, ठीक है। तो इस सिस्टम को देख के आप ये लिख सकते हैं, ES क्या होगा, इक्वेशन देखिए 1 लिखिए, ES बराबर RS माइनस BS। RS क्या होगा, अगर ये फीडबैक, तो RS की वैल्यू निकाल ES प्लस BS। अच्छा, यहाँ से अब देखिए HS जो है ये फीडबैक एलिमेंट है। फीडबैक एलिमेंट का अगर मान लीजिए इसका जो सिस्टम डायनेमिक्स अगर फ्रीक्वेंसी में HS है, तो HS क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट BS अपॉन इनपुट CS। तो ये एक इक्वेशन मिल गई, इसमें आपको मिल गई BS की वैल्यू, ये फिर इसको देखिए, अगर इसका अपन ओवरऑल इसका गेन निकालें तो ये GS होगा आपका CS अपॉन ES। GS के लिए आउटपुट ही अपॉन इनपुट, तो CS को इस तरह से इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 3 की हेल्प से जो CS में इसकी वैल्यू रख दीजिए आप 1 और 3 की हेल्प से। तो ये वैल्यू जब पुट की तो CS को रीराइट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। और इनकी वैल्यू रख दी, फिर इसको आप ये जो टर्म ट्रांसफ़र कर दी एक तरफ GS वाली, तो ये RS की एक तरफ, और दूसरी तरफ जो टर्म आई जिसमें CS इन्वॉल्व है उसमें से CS कॉमन ले लिया। फिर इसको आप CS और RS का रेशियो निकाले, तो ये आया GS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो इस तरह से स्टैंडर्ड जो कैनोनिकल फॉर्म है उसका ये ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल जाता है। अब ये इसमें जो फीडबैक है आप जानते हैं ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन कर देखिए इसमें लिख रखा है। अगर ये फीडबैक पॉजिटिव होता तो यहाँ पर ये आपका जो है ये साइन आता है नेगेटिव, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन में जो फीडबैक दिया जाता है वो ऑलवेज पॉजिटिव दिया जाता है। अगर आप फीडबैक नेगेटिव दिया था, अगर फीडबैक पॉजिटिव देंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो है अनस्टेबल हो जाता है। फीडबैक पॉजिटिव जो अपने मेजरमेंट सिस्टम में मोस्टली जो है यूज होता है। अब ये अपन पता करते हैं R, L और C, ये जो अपने
तीन जो बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उनका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर देखें रेजिस्टेंस जो है उसकी जो है करेक्टरिस्टिक पे टाइम और फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रेजिस्टेंस का जो है ट्रांसफ़र फंक्शन अगर निकालें तो आर है, तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आर ए सी होता है। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म, अब अपन कैपेसिटर का अगर पता करें तो कैपेसिटर के लिए आप जानते हैं कि उसकी जो इक्वेशन होती है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ी है, आई बराबर सी वी बटा टी टी, आई बराबर सी डी वी बटा डी टी, ये होती है टाइम डोमेन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से अगर मैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के करंट के लिए लिखी गई है, इस इक्वेशन को अगर मैं वोल्टेज के लिए लिखूँ तो आप वोल्टेज के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो ये डी टी इधर आ जाएगा, ये डी वी नीचे आएगा, और फिर ये डी वी रहेगा इधर। उसको वी की वैल्यू निकालनी है तो इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो आई का इंटीग्रल करो और सी से ये डिवाइड कर दो तो वोल्टेज मिल जाएगा। तो वोल्टेज के लिए कैपेसिटर की इक्वेशन है टाइम डोमेन में। इसका फिर लीजिए आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रल का जब भी लैप्लास अगर लेते हैं तो आप जानते हैं कि एस ऑपरेटर से वो होता है डिवाइड, और डिफरेंशियल का लैप्लास लेते हैं तो एस ऑपरेटर से होता है मल्टीप्लाई। तो वी एस और आई एस का ये रिलेशन मिला, तो वी एस और आई एस का रिलेशन निकालें तो ये 1 ये सी एस होता है। तो इस तरह से कैपेसिटर का जो लैप्लास 1 एस सी होता है। ये क्यों होता है, ये कहाँ क्यों आया, कारण के कैपेसिटर पे जो है उसकी कंडीशंस का है फ़र्क पड़ता है, ये चार्ज स्टोर करता है। अब देखो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर इंडक्टर पता करें तो इंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट की इक्वेशन जो है ऐसी होती है, वी बराबर एल डी आई बाई डी टी। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ी है। इसका आप लैप्लास ले लीजिए तो वी टी की जगह वी एस हो जाएगा। ये डेरिवेटिव होने के कारण एस ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होगा और एल आई एस होगा, और वी एस और आई एस का डिफरेंस जो रेशियो पता करें तो वी एस अपन आई एस बराबर एस एल मिल जाएगा। और ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इंडक्टर। तो ये इस तरह से इंडक्टर का ट्रांसफर फंक्शन मिला आपको एस एल। अब अपना नेक्स्ट ये पढ़ रहे हैं, अगर कोई सर्किट है जिसमें आर सी या आर एल सी तीनों जुड़े हुए हैं, उनका लैप्लास पता करना है तो कैसे पता किया जा सकता है। तो एक बहुत सिंपल सर्किट लिया है जिसमें आर सी आपके मान लीजिए दोनों इस तरह से कनेक्टेड है सीरीज में, या इनपुट वोल्टेज वी टी अप्लाई किया, या आपको कैपेसिटर के एग्रोस आउटपुट वोल्टेज आप वी ओ मेजर कर रहे हैं मान लीजिए। तो इस सबसे पहले आप इसी वोल्ट एम्पियर का इक्वेशन लिख लीजिए किरचॉफ लॉ से। तो आउटपुट वोल्टेज वी आई बराबर वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर, ये लिख दिया, ये इक्वेशन मिली। ये इक्वेशन अभी जो है इसमें देखिए इंटीग्रल है। तो जैसा कि शुरू में आपको बताया लैप्लास लेने का तरीका है, तो इंटीग्रल अपने को नहीं चाहिए। तो अब इस इक्वेशन का क्या करते हैं अपन, ये इसका ले लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी आई एस वी आई टी था, तो वी एस आई एस, और ये आर आई एस, आर तो कांस्टेंट है, 1/c कांस्टेंट है। इंटीग्रल होने के कारण ये जो है इसमें एस ऑपरेटर नीचे आएगा और इसका मिल जाएगा आपको आई एस। तो ये आपको आउटपुट वोल्टेज वी एस, इनपुट वोल्टेज वी एस, और ये इसमें से आप आई एस कॉमन ले लीजिए। आई एस कॉमन ले लिया तो ये अंदर बचेगा ब्रैकेट में आर प्लस 1/SC, आर प्लस 1/SC। तो आउटपुट ये जो ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इन दोनों का रेशियो ये मिला। इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकल अगर अरेंज करें तो ये मिला आपको, जो सीरीज में आरसी सर्किट है उसका ट्रांसफर फंक्शन 1/SCR प्लस 1। अब देखिए अगर तीनों अपने जो ये जो कंपोनेंट आर एल सी अगर सीरीज में कनेक्टेड है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे पता करते हैं, इसका क्या तरीका है। तो इसका आप देखो ये इसी हमारे ये तीनों सीरीज में जोड़ रखे हैं। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करें, अगर मान लो आउटपुट वोल्टेज यहाँ है तो इसकी सबसे पहले तो इस सर्किट को सीधा से अगर अपन उसमें लैप्लास के फॉर्म में लिखें तो आर का आर ही होगा, एल इंडक्टर एल का हो जाएगा लैप्लास,
एस एल और कैपेसिटर का 1/SC। तो आप सीधा सा इक्वेशन भी लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो जाए तो, अदरवाइज इंटीग्रल और डेरिवेशन के फॉर्म में आएगी। तो इसको अगर सीधा सा इसको इस तरह से लिखते तो ये तो अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहे हैं, नहीं तो इसमें प्रैक्टिस नहीं है तो पहले आप टाइम डोमेन में लिख दीजिए, फिर लैप्लास लेके फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये देखिए इसको अब सीधा सा फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा है, तो इनपुट वोल्टेज VIS, इनपुट वोल्टेज यहाँ वोल्टेज ड्रॉप RIS प्लस यहाँ इसका इम्पीडेंस है अब SL, तो इन करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका ड्रॉप हो जाएगा इंडक्टिव ड्रॉप और ये हो जाएगा कैपेसिटिव ड्रॉप जी। तो इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई। फिर आपको लेना है ये यहाँ VO की वैल्यू क्या होगी, VO की वैल्यू होगी जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, है ना। तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस इनटू ये जो इसमें फ्लोइंग करंट IS, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। अब ये ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें से आप सॉल्व करने के लिए भले आप ये कॉमन ले लीजिए और ISC, तो ये कट जाएगा। फिर इसको कुछ रीअरेंज अगर आप करना चाहें, नहीं तो ये तो क्या डेरिवेटिव में SC है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, ये फिर ऊपर चला जाएगा। तो आफ्टरऑल इस तरह से मिलेगा कि ये जो एक्सप्रेशन 1/S² LC प्लस SRC प्लस 1। तो इस तरह से आप सीरीज RLC सर्किट का जो ट्रांसफर फंक्शन पता कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन का एडवांटेज क्या है? ट्रांसफर फंक्शन का एडवांटेज ये है कि एक बार जब आपको सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको मिल जाता है या पता कर लेते हैं, तो उस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स कैसा मिलेगा किसी इनपुट पर, यानी उसका बिहेवियर जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं या अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है। और तो उससे आप आगे फिर उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी वगैरह की स्टडी कर सकते हैं, और सिस्टम की करैक्टरिस्टिक उसके पोल जीरो वगैरह क्या है वो सब उसकी हेल्प से आपको पता लग जाता है। ये पोल जीरो की डेफिनेशन और अब आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम का जो एनालाइज करना है तो उसका एक चाबी है ट्रांसफर फंक्शन, उसकी हेल्प से ये सब पूरा उसका आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अब ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ कुछ लिमिटेशंस जुड़ी है, उसको भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफ़र फंक्शन ओनली लीनियर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर सिस्टम में कंपोनेंट या सिस्टम नॉन लीनियर है तो ट्रांसफ़र फंक्शन वहाँ लागू नहीं होगा। दूसरा लिमिटेशन ये ट्रांसफ़र फंक्शन से सिस्टम का बिहेवियर पता लगता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर का कोई आपको अंदाज़ नहीं होता है। चाहे ये पता नहीं लगता वो सिस्टम फिजिकल है, फिर कैसा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, थर्मल है, हाइड्रोलिक है, या किस तरह का उनका कॉम्बिनेशन से है। और दूसरा एक और इसकी लिमिटेशन आगे है कि इसमें जो है इनिशियल कंडीशन को अपन नेगलेक्ट करते हैं। तो अगर उसमें इस सिस्टम अगर इनिशियली अगर रिलैक्स नहीं है तो ट्रांसफर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो सटीक नहीं मिलेगा, अपना सटीक पता नहीं लगेगा, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन अपना पूरा हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या चीज़ है? तो इसको अगर अपन डिफिनेशन दें तो ये कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम इज ए ग्राफिकल मेथड्स टू एक्सप्रेस या विजुलाइज ए कंट्रोल सिस्टम। यानी ब्लॉक डायग्राम में आप जानते हैं एक फिजिकल कंपोनेंट सिस्टम है, उसमें खूब सारे इनपुट होते हैं, खूब सारे आउटपुट होते हैं, दर्जनों कंपोनेंट लगे रहते हैं, उससे वो मिलके बना होता है, लंबा चौड़ा होता है। उसको अगर आप ड्रॉ करें तो कैसे करें? ड्रॉ करने में आपकी कॉम्प्लिकेशन होगी। वैसे आपके जो कोर्स में है जो मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट यानी मीमो सिस्टम नहीं है, आपको खाली फोकस रखना है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट कंट्रोल सिस्टम पे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको सिंपलिसिटी से ड्रॉ कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, समझ सकें, तो ब्लॉक डायग्राम अपन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का ग्राफिकल मेथड है, उसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते थे हर एक यूनिट को या उसके सब सिस्टम को, ठीक है। और उनका फिर आपस में इंटरकनेक्शन किस तरह से, उस तरह से अपन उसको कनेक्ट कर देते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं। तो बाई एरो कनेक्ट करते हैं, और एरो का डायरेक्शन वो होता है जिस डायरेक्शन में जो सिस्टम में अपना जो सिग्नल फ्लो होगा। और
अब सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक है वो सिस्टम की जो वैल्यू है उसमें मतलब सिस्टम के जो ब्लॉक की वैल्यू है, सिस्टम में खूब सारे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट में खूब सारे ब्लॉक होते हैं, उसमें जो उस ब्लॉक की जो वैल्यू है उसको अपन उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंपली ड्रॉ करने का एक ग्राफिकल मेथड है। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे एक सिस्टम है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम से ड्रॉ किया, या मान लीजिए आपने जो रेफरेंस इनपुट दे रहे हैं या सिस्टम का आउटपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट है उसको सेंस कर रहे हैं लगातार कि उस अपने जो रेटेड या डिज़ायर या जो वैल्यू है वो उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर उसमें एरर आएगी तो सेंसर जो एरर जनरेट करके एरर सिग्नल देगा वापस। ये उस एरर सिग्नल से कोई मान लीजिए मोटर वगैरह जो उसको कंट्रोल करेगी तो वो चलेगी, तो ये मोटर एंड मोटर वो कनेक्टेड उसकी पावर सप्लाई वगैरह, ये कंट्रोलर ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो मोटर किसी आगे गियर वगैरह को चलाती है और वो वहाँ से आगे एक्चुएट करेगा सिस्टम, है ना, प्रोसेस को तो ड्राइव करेगा, तो ये एक्चुएटर का ब्लॉक है। फिर आगे जो ये प्रोसेस उसमें जैसे कोई जो भी होगा उसका प्रोसेस में कुछ फिजिकल कंपोनेंट होंगे, तो ये प्रोसेस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से देखिए इस डायरेक्शन में तो अपने सिग्नल चल रहे हैं जैसा कि ये एरो से बता रखे हैं। तो ये पूरा कंट्रोल सिस्टम को मान लीजिए मोटा मोटी ये 4 पार्ट्स में ये डिवाइड करके ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप आराम से इसको सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड से। अब ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्लॉक डायग्राम में जो एक ब्लॉक होते हैं जो बेसिकली मॉडल होते हैं, और इनको और रिप्रेजेंट करते हैं कि किसको, सिस्टम के डायनेमिक्स को या उनके एलिमेंट्स को या उनके पार्ट्स को। एक सिग्नल होता है जिसको कि अपन एक सीधा स्ट्रेट लाइन और विथ एरो जो डायरेक्शनल जो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिस्टम जो सिग्नल जो है डायरेक्शनल होता है और उस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज, वेलोसिटी, फोर्स वगैरह। एक ब्लॉक डायग्राम आप देखिए समिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो समिंग पॉइंट में का क्या होता है, मतलब जैसे इसको देखो फर्स्ट फिगर को, ये एक देख इसमें एक समिंग पॉइंट दिखता है। तो समिंग पॉइंट में देखिए अभी ये जो 3 सिग्नल दिख रहे हैं जैसे R1, R2, R3, इसमें देखिए 2 की पोलरिटी R1 और R2 की पॉजिटिव मार्क कर रखी है और R3 की मैं नेगेटिव पॉलिटिव मार्क कर रखी है। तो जैसा कि इसका नाम ही समिंग जंक्शन है या समिंग पॉइंट है, तो ये सिंपली जो भी है जिस पॉलिटी में सिग्नल आ रहा है उनको जो है सम कर देता है, यानी जोड़ देता है। तो अगर इस समिंग पॉइंट का आउटपुट सपोज करें CS है, तो CS बराबर होगा R1 + R2 - R3। R3 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है ये सिग्नल, ठीक है। एक ब्लॉक डायग्राम आपने यूज़ कर मतलब कॉमनली यूज होता है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ से कोई सिग्नल को टेक करके आगे पहुँचाया जाता है। जैसे मान लीजिए सिग्नल RS आ रहा है, ये सीधा जा रहा है RS, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पर ये मान लीजिए टेक ऑफ पॉइंट है ये, यानी यहाँ से आप सिस्टम को फिर ट्रैप करके आगे ले रहे हैं। तो टेक ऑफ पॉइंट से सिग्नल एज इट जाता है, जैसे ये सिग्नल RS तो सीधा जा ही रहा है, तो ये इस टेक ऑफ पॉइंट से मान लीजिए दूसरी जगह सिग्नल भेजा गया है ना, एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर सिग्नल कितना जाएगा, इस सिग्नल की वैल्यू भी RS के बराबर ही होगी। इसको अपन बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ये मैंने बनाया है आपका वो जो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक फिगर बनाया है, ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें देखिए इस सिग्नल को अपन RS कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ये जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो फिगर बनाया है ब्लॉक डायग्राम में, इसमें जो ये जो फिगर में जो अपने सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखें। तो रेफरेंस इनपुट जो है ये जो सिग्नल RT होता है ना, उसका जो आफ्टर लैप्लास जो है रेफरेंस इनपुट RS है, आउटपुट है आपका CS। ये फीडबैक एलिमेंट है जो इसका मान लीजिए आपका वो ट्रांसफर फंक्शन है आपका HS। तो यहाँ से ये आउटपुट सिग्नल ये HS का आउटपुट है जो मिल रहा है, ये मान लीजिए BS। तो ES कितना होगा, ये एक्चुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल होगा RS ± BS, वो उस पर डिपेंड करेगा ये आपका फीडबैक कैसा। फीडबैक पॉजिटिव तो यहाँ प्लस और या नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, क्योंकि इससे पहले अभी आपने समझा था ये सिंपली क्या है, समिंग पॉइंट है। ये समिंग पॉइंट है, सिर्फ RS और BS को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा जैसा सिग्नल आ रहा है वैसे। अब ये एक्चुएटिंग सिग्नल मान लीजिए जा रहा है कोई कंट्रोल एलिमेंट को, इसका ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए G1S है, ठीक है।
और इसका आउटपुट सिग्नल मान लीजिए एम एस है। तो एम एस क्या होगा, आउटपुट, ये सिंपली इनपुट बी इनपुट ई एस और इसका ट्रांसफर फंक्शन जी1 एस, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी आप ये कह सकते हैं एम एस बराबर जी1 एस इंटू ई एस। ठीक है, अब ये एम एस या आपका प्लांट के जो है जो ये एलिमेंट, इस कंट्रोल सिस्टम का जो आपका कंट्रोल एलिमेंट, इसको मान लीजिएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए जी2s है, और तो इसका आउटपुट दिख रहा है आपको सीधा सा सी एस है। तो ये सी एस किसके बराबर लिख सकते हैं आप, सी एस बराबर एम एस इंटू जी2s। ठीक, तो मोस्टली अपना जो है जो डेफिनेशन जो यूज करते हैं इसमें ब्लॉक डायग्राम में या कंट्रोल सिस्टम में, उसको देखिए, ये एक फिगर बना है स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये आपको हमेशा मेमोराइज रखना है, ये फिगर का जो क्या डायरेक्शन रहता है और इनके सिग्नल के नाम क्या है। देखिए आप, जीएस क्या होता है, किसको जीएस को बोलते हैं अपन डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन। ये आपका कंट्रोल सिस्टम है ना, एक्चुअल कंट्रोल सिस्टम ये, तो इसको कहते हैं अपन डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन या फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। एचएस क्या है, ये फीडबैक पाथ में लगा है, इसलिए इसको कहते हैं फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है जीएस एचएस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलना मत आप। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है जीएस एचएस, ये होता है, इसको अपन कहते हैं ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। और जो इस ओवरऑल सिस्टम, इस सिस्टम का जो ओवरऑल आउटपुट है सीएस, और जो इनपुट देते हैं आप आरएस, ये सीएस और आरएस का जो रेशियो है सीएस बटा आरएस, इसको कहते हैं क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन या कंट्रोल रेशियो। और सीएस का और जो ईएस का रेशियो होता है, ये होता है फीड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। इन दोनों का तो रेशियो जीएस के बराबर ही है, वो पहले आपने पढ़ा है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, जनरली स्टूडेंट इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जब भी कहें, ये जब भी ये टर्म आए, तो आप ये मान के चलना इसका मतलब होता है जीएस इंटू एचएस। और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है सीएस अपॉन आरएस। ठीक, और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन किसके बराबर होता है, सी एस अपॉन आर एस, ऑलवेज होता है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फीड फॉरवर्ड पाथ। अगर ये फीड फॉरवर्ड पाथ है, ये फीड फॉरवर्ड पाथ है, इसमें मान लीजिए अगर 3 एलिमेंट होते हैं आपके, जैसा अभी जीएस दिख रहा है ना, एक इसी जगह जी1 एस होता है, दूसरा ब्लॉक जी2 एस होता है, तीसरा ब्लॉक जी3 एस होता है। तो यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, तीनों का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता जी1 एस, जी2 एस, जी3 एस नंबरेटर में, अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र फंक्शन अराउंड ईच लूप। हर लूप के अराउंड जितने भी है जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आता है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ट्रांसफ़र फंक्शन जब निकालते वक्त उसमें सभी इनिशियल कंडीशन एज्यूम की जाती है 0, वो एक नोट करने वाली बात है, याद रखनी है। दूसरा, ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है जी एस एच एस के बराबर, और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है सी एस और आर एस के बराबर। अब पढ़ते हैं अपन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। इसको बाद